नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी का रक्षा सूत्र, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कमोडिटी पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे कौन से सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। आज इस हमारी खास पेशकश में प्रेशियस मेटल्स पर खास फोकस होगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और फेस्टिव सीजन प्रेशियस मेटल के बिना अधूरा रहता है। आज हम सोने चांदी के बारे में तो बताएंगे, साथ ही डायमंड खरीदारी के विकल्प के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको क्या एहतियात बरतना है इसके बारे में भी बताएंगे। और आपको इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। भावी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, कुणाल शाह हैं हमारे साथ निर्मल बंग से, साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं इब्जा के सेक्रेटरी हैं, और तान्या रस्तोगी जी हैं जुगल किशोर ज्वेलर्स से। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में अब अगले एक साल तक, अगले फेस्टिव सीजन तक किस तरह का मूड माहौल होगा, इस पर हमने एक पोल भी किया था गोल्ड पर, और कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से उनकी राय जाननी चाहिए कि अगले एक साल में वो गोल्ड को कहां तक जाते देख रहे हैं। तो केडिया कम्युनिटी ने सबसे बड़ा टारगेट, और आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से बड़ा टारगेट आया है 60,000 तक लगता है आईएफएल सिक्योरिटीज़ को कि गोल्ड अगले एक साल में जा सकता है। वहीं केडिया कम्युनिटी को लगता है कि 58,000 गोल्ड छू लेगा अगले एक साल में। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 56,500 रुपये का है गोल्ड के लिए। पैराडाइम कम्युनिटी का भी 56,000 के आसपास का है। एसएमसी ग्लोबल का भी 56,000 का ही टारगेट है। ट्रस्ट लाइन का 55,000 का टारगेट अगले एक साल के लिए गोल्ड का है। वहीं कुबर्जी ग्रुप ने 54,850 रुपए का टारगेट दिया है गोल्ड के लिए अगले एक साल में। कुणाल जी, सबसे पहले अब आपसे मेरा सवाल होगा, अगले एक साल में गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है, किस तरह से माहौल बदलेगा, और क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड कीमतों को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? जी, एक साल का व्यू तो बहुत तेजी का लग रहा है। उसके दो रीज़न है। एक, जो फेडरल रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, सो एक पॉइंट ऐसा आएगा मार्केट में कि दे विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट देयर विल बी रिवर्सल, और रिवर्सल जब होगा तब गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी हो जाएगी, स्पेशली गोल्ड में। सो कंजर्वेटिवली मेरा मानना ऐसा है कि गोल्ड इज पॉइज्ड टू टेस्ट बाय नेक्स्ट दिवाली roughly around $2,050. आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या है अगले एक साल के लिए, मेहता जी? मुझे ऐसा लगता है, मैं भी कुणाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब तक तो गोल्ड में ठहराव है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां से वो यूएस जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकेगा, और वहां से गोल्ड में बिल्कुल तेजी आएगी। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ अगले एक साल में गोल्ड को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि अगले एक साल में गोल्ड लगभग $2,300 के आसपास छू सकता है। यदि हम करंट करेंसी रेट से उसको कन्वर्जन करते हैं तो भारतीय बाजारों में इसका मूल्य लगभग 63,000 के बराबर हो सकता है। जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी हमें भूलने नहीं चाहिए। जो फैक्टर्स, जो चाइना ताइवान को लेकर जो एक स्थिति बनी हुई है, रशिया यूक्रेन की स्थिति जो बनी हुई है, देखिए ये वॉर अभी तक खत्म ही नहीं हुए हैं, और मुझे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में यहाँ से कोई भी ये वॉर खत्म होंगे। और दूसरी तरफ हमें रिसेशन को भी देखना होगा। जैसे जैसे हम रिसेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोग गोल्ड और सिल्वर को परचेस करना शुरू करेंगे। पहली तेजी गोल्ड से आएगी और उसके बाद सिल्वर उसको डेफिनेटली फॉलो करेगी। भाविक, आपको क्या लग रहा है? आप भी मानते हैं कि कुणाल जी की तरह और मेहता जी की तरह आपको भी लग रहा है कि यहाँ से अच्छी तेजी है गोल्ड में? जी ज़रूर, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट एक साल में 54 से 55,000 के लेवल्स आ सकते हैं गोल्ड में। दो रीज़न है। एक तो जैसे कुणाल जी ने भी बताया है कि जब भी यूएस फेड इंटरेस्ट रेट की जो हाइक है वो कम करेंगे, तो उसकी वजह से सारा लिक्विडिटी है वो वापस रिस्की एसेट्स में जाएगी, जिसमें गोल्ड भी बेनिफिट होगा। और दूसरी अगर बात करें तो आई थिंक यूरो में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउन द लाइन कभी भी रिसेशन आ सकता है। आई थिंक इट इज़ अ ग्राउंड जीरो, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है और अभी कोई अल्टरनेट है नहीं। तो लास्ट 50 ईयर्स में भी अगर हमने देखे तो 8 बार रिसेशन आया है, और 8 बार के रिसेशन में 6 बार गोल्ड ने डबल डिजिट गेन दिए है। बस 2 बार गोल्ड थे कि जहाँ पे उसने गेन नहीं दिया, बट वो लॉस भी था, वो सिंगल डिजिट ही था। तो अगर आगे जाके भी अगर रिसेशन आता है तो गोल्ड को ही बेनिफिट होगा और डबल डिजिट गेन देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर रिसेशन भी आता है तो $1980 से $2,000 का रेंज देख सकते हैं,
यहाँ पे इंडियन करेंसी या एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि 55,000 के करीब एक साल में हम देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस को। ओके, तान्या जी, अभी जो करंट माहौल है गोल्ड के लिए, क्या इस माहौल में किस तरह की डिमांड हाजिर में है और क्या उम्मीद करें, क्या ये डिमांड आगे भी बढ़ने वाले है? तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये वाला टाइम काफी लीन पीरियड होता है। एक बारी जैसे दिस इज द टाइम व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स टू पिक अप बट इट डज नॉट पिक अप एज येट। भाव भी अगर आप देखें तो भाव भी यही है, सपोर्ट कर रहा है इस पुरानी हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस को। कस्टमर काफी वॉचफुल है, जैसे अभी सारे बताए जियोपॉलिटिकल इश्यूज, अभी कस्टमर इंडिया का खुद ही एक्सपर्ट हो चुका है। एवरीबडी नोज गोल्ड रेट एंड एवरीबडी नोज की डिप का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अब जैसे शॉर्ट टर्म पे पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई चाइना हैज अनाउंस्ड दैट इट सीज्ड इट्स एक्टिविटी बट देन अगेन इट अनाउंस्ड दैट इट मे गो फॉर वॉर, जो ये फेड रेट हाइक का है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर रिकटी, कस्टमर को वो क्यूरियस बना रहा है। तो मार्केट नहीं पिकअप करा है लेकिन वॉक इन शुरू जरूर हो गई है एंड क्वेश्चनिंग जरूर शुरू हो गई है। राखी का त्योहार हमारे यहाँ, इंडिया इज अ फेस्टिव कंट्री, मार्केट्स आर वेरी फेस्टिव ड्रिवन, सो एक छोटा हलचल जरूर आ जाता है स्मॉल टिकट आइटम्स में। मैं कहूंगी जैसे गिफ्टिंग का आइटम है, राखी का अपने आप में फेस्टिवल। ऑल्सो जैसे अब 2 साल से हिस्टोरिकली ये शायद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ गया है क्लाइंट का, तो वो भी ये समझता है कि एक्सपेंसेस पे वेस्ट करने से, लग्जरी एक्सपेंसेस से वेस्ट करने से मनी बेटर है कि गिफ्ट में आप एसेट पे एक्सपेंडिचर करें, विच इज गोल्ड। सो इसका वजह से एक छोटा वॉक इन अभी जरूर आया है, लेकिन अभी क्योंकि शॉर्ट टर्म में जरूर एक बार एक पिकअप एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी थोड़ा दिन स्लो चलेगा, दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। तो वॉक इन अभी बहुत ग्रेट नहीं है, मार्केट्स अभी पिकअप नहीं हुए हैं, पर हाँ दिवाली तक बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशंस हैं, भाव के भी ऊपर जाने के एक्सपेक्टेशंस हैं। और आई सपोर्ट, जो आई एब्सोल्युटली अग्री विद मेहता जी, वी आर वेरी बुलिश फॉर गोल्ड। अगर आप देखें तो डॉलर जिस तरीके का अमेरिका का पॉलिसी रहा है, फाइनेंशियल पॉलिसी ईजिंग का और टाइटनिंग का, तो वो डॉलर का डिवैल्यूमेंट का अच्छा खासा रिस्क है, तो वो गोल्ड पर आएगा। और ऐसे कई फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो दिख रहे हैं आते हुए। व्हेनेवर अभी आप देखें ना, इतना कुछ भी कई नए फिर पैंडेमिक्स के डर, फियर स्केयर्स आ रहे हैं, एंड स्मॉल लिटिल पे भी लेवल पे ही देखिए, बट गोल्ड रिएक्ट्स टू इट। सो परहैप्स आई एब्सोल्युटली एग्री विद मेहता जी ऑन दैट। यानी सभी एक्सपर्ट्स का एक ही मत है कि लंबी अवधि में डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी तेजी है, लेकिन त्योहारी सीजन अब शुरू हो चुका है, ऐसे में कुछ विकल्प हैं। इस विकल्प में से कुणाल जी, अगर चुनना हो आपको गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ या ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बार या कॉइन या फिर गोल्ड ज्वेलरी, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है और अगर आप ट्रेडर भी हैं और पुराने एनालिस्ट भी हैं, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? इनमें से कौन सा विकल्प आपको पसंद आ रहा है? आई थिंक गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अच्छी स्कीम है रिटेलर्स के लिए, जो गोल्ड में डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, सो पर ईयर। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्कीम टू इन्वेस्ट इन। एंड आफ्टर दैट यू हैव गोल्ड ETF, दे हैव देयर रोल। So I think the most preferred way I would be sovereign gold bond or gold ETF. बॉन्ड और गोल्ड ETF, दो सबसे बेहतर विकल्प कुणाल जी को लग रहा है। मेहता जी, आप किस विकल्प के साथ जाएंगे? अगर आपको गिफ्ट देना है इस त्योहारी सीजन, तो आप क्या गिफ्ट देंगे? कौन सा गोल्डन गिफ्ट आप देना पसंद करेंगे? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि आप गिफ्ट किसको देना चाहते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप आपके घर में गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप यदि गोल्ड कॉइन देंगे या सिल्वर या गोल्ड ETF देंगे या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो ज्वेलरी के साथ फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, वो दिखाना चाहती हैं ज्वेलरी को। तो यदि आप घर में कहीं गिफ्ट दे रहे हैं, यदि आप अपने किसी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी महिला को गिफ्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको ज्वेलरी गिफ्ट कीजिए। लेकिन यदि आप और किसी तरह की गिफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे विकल्प हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, ETF है या डिजिटल गोल्ड है, इस प्रकार के विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल कह दूं कि भारत में 70% ज्वेलरी का ही सेल होता है, और ज्वेलरी सब हॉलमार्किंग आने के बाद ज्वेलरी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है गिफ्टिंग करने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स, आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में गिफ्टिंग किसी को देनी है तो आप दूसरे विकल्प डेफिनेटली चुन सकते हैं।
अब भाविक आप क्या पसंद कर रहे हैं, इन किस विकल्प के साथ आप जाना चाहेंगे? जी, जैसे मेहता जी ने बताया, आई थिंक इट डिपेंड्स है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो और किसको आप गिफ्ट कर रहे हो। अगर मुझे आई थिंक नियर एंड डियर वन या मेरी सिस्टर को देना हो, तो मैं आई थिंक आइदर इट वुड बी ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म गोल्ड लेना है, जैसे कि इनफैक्ट आप अपने बच्चे के लिए, शादी के लिए, या फिर अभी एक्यूमुलेट करना है, तो आई वुड गो विद गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पीरियड है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है और 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और किसी को अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना है कि जहाँ पे उनको इक्विटी है बट उनको गोल्ड में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू गो विद गोल्ड ईटीएफ। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर किसी को लॉन्ग टर्म करना है तो गोल्ड बॉन्ड, किसी को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है गोल्ड ईटीएफ, और अगर नियर एंड डियर वन है जिनको अभी गिफ्ट चाहिए, तो आई थिंक गोल्ड बार्स या गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड ज्वेलरी। सही बात है कि आप किसको गिफ्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। फिर आप देख लीजिए कैसे क्या गिफ्ट करना है। तान्या जी, आप दोनों ही फैक्टर्स आपके लिए ऐसा है कि आप गोल्ड ज्वेलरी ही पसंद करेंगी, जैसा मेहता जी कह रहे थे। एक तो आप ज्वेलर हैं, दूसरे महिलाओं को ज़्यादा ज्वेलरी ही पसंद आती है। इसके बाद भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या पसंद करेंगी। नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड व्यू रखते हैं गोल्ड का, वो ये भूल जाते हैं कि वो जो भी आपकी आपकी विमेन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाते हैं, वो अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट तो ज्वेलरी में ही करती है। सो गोल्ड इज द ओनली एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड विच इज ऑल्सो अ लग्जरी एक्सपेंडिचर बट इज ऑल्सो एन एसेट। तो कहीं ना कहीं आई वुड एब्सोल्युटली, यू आर राइट, आई एम अ ज्वेलर, आई ऑलवेज सपोर्ट दैट इज अ ज्वेलरी, बट ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड वे कि आप बच्चे को नॉट ओनली ज्वेलरी, बट आप आजकल कितने इजी फॉर्म्स ऑफ एक ग्राम के सोने से भी कॉइन्स शुरू हो गए हैं। इट्स अ वेरी गुड वे कि आज के यूथ को आप फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए शुरू से ही गेट देम इनटू द बेस लेवल पर ही शुरू आ जाए। ये इन्वेस्टमेंट का जो एक सहूर है वो इस उम्र में मिले तो बच्चों को, छोटी भाइयों की तरफ से अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू टीच देम हाउ टू सेव मनी एंड मेक इट फॉरवर्ड। ओके, बिल्कुल सही बात है। आप अगर आप ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आप निवेश एंगल रख सकते हैं, क्योंकि वो भी आप शो ऑफ करने के अलावा अभी आप निवेश का भी नजरिया उसमें रख सकते हैं। लेकिन आपका व्यू ऐसा होना चाहिए कि आप इसमें आप अपने देख लीजिए कि गिफ्ट किसे करना है और क्या नज़रिया है, क्या रिटर्न के लिए लेना चाह रहे हैं, निवेश के लिए लेना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। चलिए, अब चांदी की बारी आती है, क्योंकि चांदी पर भी हमने एक पोल किया है। एक साल के लिए कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के हमने टारगेट लिए हैं। तो केडिया कमोडिटी का सबसे ज़्यादा टारगेट है चांदी को लेकर, उन्होंने 90,000 रुपये तक का टारगेट दिया अगले एक साल के लिए। मोतीलाल ओसवाल 80,000 रुपये का टारगेट है, एसएमसी ग्लोबल का 74,000, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ का 70,000, बाकी जो ब्रोकरेज हाउस है उनका भी 65,000 से 70,000 के बीच का ही टारगेट है। यानी सब बुलिश है और चांदी अट्रैक्टिव भी है, क्योंकि जिस तरह से बाकी कमोडिटी के मुकाबले चांदी अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पे है, चाहे वो गोल्ड के मुकाबले या कॉपर या बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले भी तुलना करे। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड आगे पिकअप करेगी उसका फ़ायदा तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो, पावर, फार्मा समेत तमाम ऐसे सेक्टर है जिसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। कुणाल जी, सबसे पहला आपसे ही मेरा सवाल होगा, चांदी क्या लग रहा है यहाँ से, जिस तरह से एक रेंज बाउंड काफ़ी लंबे समय से चांदी घूम रही है, आपको लग रहा है यहाँ से बड़ी तेजी आने वाली है अब चांदी में? नॉट इमीडिएटली ऐसा नहीं, बट ऑलरेडी चांदी में आप देखिए 10% का मूव आ गया। 54,000 वाला सिल्वर 59,000 ऑलमोस्ट हो गया। अभी भी फंडामेंटल सिल्वर के तेजी रही है। विद द मार्केट वॉलेटिलिटी धीरे धीरे सिल्वर 65-66,000 के लेवल्स टेस्ट कर सकती है, ऐसा मेरा व्यू है। ओके, मेहता जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि चांदी आगे बेहतर रिटर्न देगी, गोल्ड को सरपास कर सकती है? देखिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चांदी मोस्ट वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। हमने पहले भी देखा, अभी कुछ दिनों पहले चांदी $18.5 के आसपास आ गई थी और तब ऐसा लग रहा था कि चांदी बिल्कुल 16.60 $16.5 के आसपास आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चांदी ने 10% से ज्यादा उछाल आ गया। मैं इस साल के लिए चांदी का टारगेट लगभग $33 के आसपास रखता हूँ। तो मेरे हिसाब से यदि करंट करेंसी रेट से उसको कन्वर्ट करें तो इसका भारतीय बाजारों में मूल्य लगभग 95,000 से 96,000 के आसपास रहने की मुझे उम्मीद है। चांदी में जो ठहराव आया हुआ है और जिस प्रकार का एक्यूमुलेशन चांदी में $18 से $21 के बीच में जो हो रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन एक्यूमुलेशन है। इस प्रकार के एक्यूमुलेशन हम ज्यादा करके
मार्केट में देखते नहीं है। आप बिल्कुल इसकी जो रेंज देखें तो लगभग हम पिछले 2 महीने से 3 महीने से देख रहे हैं कि चांदी $18.5 से $21-22 के बीच में मूव कर रही है। तो इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। चांदी लेकर चांदी के भी आजकल सिल्वर ईटीएफ जिस प्रकार के विकल्प हैं उसमें बिल्कुल चांदी में निवेश करना बहुत ही मायने रखता है। ओके भाविक, आपका व्यू क्या है चांदी को लेकर और अगले 1 साल तक आप किस तरह के टारगेट देख रहे हैं चांदी में? मुझे अभी भी लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा ज्यादा आउटपरफॉर्म करेगा चांदी के कंपैरेटिवली, और मेरा टारगेट रहेगा आई थिंक 64 से 65,000। अगर सिल्वर की बात करें तो आई थिंक 60% हम देखते हैं कि उसका इंडस्ट्रियल यूजेज है, और आगे जाके अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या थोड़ा रिसेशन आता है तो चांदी ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्म करेगी। मेन क्वेश्चन यही है कि हमने सोने में तेजी देखी पर चांदी में क्यों तेजी नहीं देखी, मतलब क्यों लोग चांदी में इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं बाइंग में। और अगर हेज फंड की भी पोजीशन देखें आई थिंक कोई भी अभी लॉन्ग नहीं कर रहा है। तो इंस्पाइट के वो पुअर मैंस गोल्ड है, पर अभी भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो चांदी भले ही सस्ती है और सोना महंगा है, बट वो सोना ही प्रेफर करेंगे क्योंकि आगे जाके सोने का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और आगे जाके सोने का आउटलुक भी अगर देखें फंडामेंटली तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आगे जाके अगर इकोनॉमी बूम होती है तो मुझे लग रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म हो सकती है, बट अभी नहीं लग रहा है कि इकोनॉमी बूम हो सकती है। अभी लग रहा है कि इकोनॉमी आइदर स्टेडी रहेगी या थोड़ी डिक्लाइन होगी, तो उसकी वजह से मैं चांदी में ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। बट हाँ, गोल्ड के पीछे पीछे एटलीस्ट 65,000 तक तो लेवल 1 साल में मुझे लग रहा है। हालांकि हाल के निचले स्तरों से जैसा कुणाल जी कह रहे थे कि 10% की तेजी आ भी चुकी है, इसके बाद अगर यहाँ पर भी इन करंट लेवल पर भी अगर किसी को खरीदना हो कुणाल जी, तो चांदी के किस विकल्प के साथ जाए? क्या वायदा में ट्रेड करे, वायदा के जरिए खरीदे, या सिल्वर ईटीएफ का भी बेहतर विकल्प मार्केट में है, या सिल्वर की ज्वेलरी खरीदे, बार खरीदे, कॉइन खरीदे? आप क्या सलाह देंगे, चांदी में किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे? आई थिंक सिल्वर ईटीएफ इंडिया में स्टार्ट हो गया है। सिल्वर ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बार आई वुड नॉट रिकमेंड सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। इट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन मार्केट। ओके, मेहता जी, आपको सिल्वर ईटीएफ निवेश के लिए कैसा लग रहा है? सबसे बेहतरीन विकल्प है। भारतीय बाजारों में सिल्वर ईटीएफ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर ईटीएफ की बहुत अच्छी डिमांड थी और पकड़ थी। अभी पिछले 6 महीने 7 महीने पहले सेबी ने इसे परमिट किया है, और बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर जो फंड हाउसेस हैं वो सिल्वर ईटीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ सबसे बेहतरीन विकल्प है। सिल्वर बार को लेकर रखने में थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि जो लोग होते हैं उनके पास ये एक्सपर्टाइज नहीं होती है कि किस प्रकार का सिल्वर बार खरीदा जाए, क्योंकि सिल्वर में कहीं पर भी हम प्योरिटी के लेवल को लेकर हमेशा एक शंका बनी रहती है। जिस प्रकार के गोल्ड में इंडिया गुड डिलीवरी सिस्टम वगैरह है, सिल्वर में अभी तक इस प्रकार के सिस्टम नहीं है। सिल्वर ईटीएफ सबसे बेहतरीन विकल्प है, और सिल्वर ईटीएफ के साथ ही मैं जाने के लिए रिकमेंड करूंगा। ओके, यानी सिल्वर के अगर किसी विकल्प को चुनना है तो मेहता जी को लगता है सिल्वर ईटीएफ सबसे बेस्ट है। कुणाल जी को भी सिल्वर ईटीएफ पसंद है। कुणाल जी, अगले 1 साल के लिए आपका टारगेट क्या है चांदी में यहाँ से? जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लग रहा है 65-66,000 ऑन इंडियन बोर्सेस, प्रोवाइडेड करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो जाए। बट लग रहा है डॉलर कहीं ना कहीं 2023 के फर्स्ट हाफ में है डेप्रिशिएट होगा। यूएस डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे जो अभी 106 चल रहा है वो धीरे धीरे नीचे आके 199 आ जाएगा, और वो टाइम पे सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में $24-25 और इंडिया में 66-67,000, कंसिडरिंग रूपी वो टाइम पे रफली अराउंड 76-77 के बीच में होगा। सो दैट्स माय व्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर। तान्या जी, चांदी की डिमांड फिजिकल में फिलहाल किस तरह की है, और अगर कोई फिजिकल्स में चांदी खरीदने जा रहा है तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, चांदी जैसे बताया गया बहुत वॉलेटाइल है, और एक 75,000 का जो एक मार्क है जिसपे बहुत लोग बर्न्ट होता है ना, बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, बहुत लोगों ने बहुत नुकसान दिया हुआ है, तो बहुत वैरी है कस्टमर सिल्वर का। दैट सेड, अभी एज ऑफ नाउ अगर आप वो गोल्ड सिल्वर रेशियो देखिए तो
हाल में अगर रिसेंट टाइम में देखें तो वो थोड़ा गिरा ही है। इसका मतलब राइट नाउ सिल्वर इज रैलिंग अ बिट मोर देन गोल्ड, बट उसका रीजन ये भी है कि गोल्ड अभी डॉर्मेंट बैठा है, अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई पर्सनली फील कि वंस गोल्ड स्टार्ट्स टू परफॉर्म वो सिल्वर को आउट परफॉर्म करेगा। तो आई ऑल्सो बिलीव कि 65,000 तक रहेगा। एंड सिल्वर अपने आप में खरीदने में इट इज अ वेरी वॉल्यूमिनस इन्वेस्टमेंट बेस के लिए अगर कोई लेता है तो वॉल्यूमिनस है। और जो ये ईटीएफ वाला ऑप्शन बताया जा रहा है, इंडिया में ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी इमोशनल बाइंग। अभी वो अपने पास रखना चाहते हैं। एंड अगर देखें तो 70% सोना रूरल एरियाज में बिकता है। वो अपना जितना भी एसेट है वो पहनना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। दे डोंट ट्रस्ट बैंक्स, दे डोंट ट्रस्ट एनीबडी एल्स। तो उस तरीके से अगर देखिए तो सिल्वर इज एक्चुअली नॉट अ पुअर मैन्स गोल्ड, इट इज अ वॉल्यूमिनस थिंग जो ओवर एंड अबव द गोल्ड जो या शुरू करना चाहते हैं। एंड अच्छा ऑल्सो सिल्वर अपने आप ये भी देखिए कि इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसका आप प्रोडक्शन इतना बढ़ नहीं सकता एज पर द डिमांड। तो काफी वॉलेटाइल रहने का उसका चांस अभी भी रहेगा, बरकरार रहेगा। सो पर्सनली आई फील ऑल्सो सपोर्टेड बाय द वॉक इन, आई वुड से कि सिल्वर इज going to be not going to be comparable to the gold in the coming year. ओके चलिए, अलग अलग व्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं डायमंड की। और डायमंड में सबसे पहले अब दो तरह की बात डायमंड है मार्केट में। एक नेचुरल डायमंड जो माइनिंग के जरिए निकाले जाते हैं नेचुरल तरीके से, और दूसरा वही प्रक्रिया अपना के जब लैब में डायमंड तैयार किए जाते हैं। तो मेहता जी, अगर लैब डायमंड और इसमें नेचुरल डायमंड की अगर बात करें तो दोनों में फ़र्क क्या है, और अगर किसी को ख़रीदारी करना है तो क्या किस तरफ जाना चाहिए, लैब डायमंड की तरफ या फिर नेचुरल डायमंड की तरफ? हाँ देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आप लोगों के जितने लोगों के भी घर में डायमंड है वो जाके चेक करवा लीजिए कि कहीं वो डायमंड रियल डायमंड है या वो बरसों से लैब ग्रोन डायमंड ही खरीद रहे हैं और इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। देखिए, डायमंड खरीदने में जो सबसे बड़ी अड़चन जो मुझे लगती है, मैं इसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं मानता, क्योंकि बैंक आपको डायमंड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन नहीं देती। आपको गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में सिर्फ बैंक लोन देती है। तो यदि आप डायमंड खरीदते हैं तो आप किस बिना पे खरीद रहे हैं? आप सिर्फ इस बिना पे डायमंड खरीद रहे हैं, इस बेस पे खरीद रहे हैं कि आपका ज्वेलर आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ मैं आपको डायमंड बेच रहा हूं, और वो खुद ही उसका सर्टिफिकेट देता है, या कुछ जो 2-4 बड़ी एजेंसियां हैं वो उसका सर्टिफिकेशन करती हैं। लेकिन हमने ये देखा है, हमारे पास में एसोसिएशन में इतनी कंप्लेंट आती है डायमंड ज्वेलरी को लेकर, तो मैं डायमंड ज्वेलरी विकल्प को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं तो सभी इन्वेस्टरों से, सभी हाउस होल्ड वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपकी पुरानी डायमंड ज्वेलरी जाके टेस्ट करवाइए और पता कीजिए कि क्या आपको डायमंड ज्वेलरी बेची गई है या कोई और ही डायमंड आपको बेचा गया है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर बैंक लोन नहीं देती वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ उसको कंजम्पशन के रूप में लीजिए। आप उसको जिस तरह से आप कोई घर के अंदर फर्नीचर खरीदते हैं, उस तरह से अगर आपको डायमंड खरीदना हो तो बेशक खरीदिए। मैं डायमंड को कोई एसेट विकल्प मानता ही नहीं को एसेट क्लास के तौर पे नहीं लीजिए। और जो भी डायमंड, क्योंकि लैब डायमंड तेज़ी से बन रहे हैं और तेज़ी से इसकी डिमांड भी मार्केट में है, क्योंकि ये आमतौर पे 50% से 70% तक सस्ते होते हैं नेचुरल डायमंड के मुकाबले। इस वजह से इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ी है और कई सारे कंपनियां यहाँ पर जो ज्वेलरी कंपनियां, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है, वो लैब डायमंड बना भी रही है। तान्या जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी नेचुरल डायमंड और लैब डायमंड में फ़र्क? सो इट इज बीन मैंडेटेड, जो आपने बोला मेहता जी ने कि डायमंड अपने आप में इन्वेस्टमेंट, द पॉइंट इज कि वो जब तक गोल्ड में भी यही था कि जब तक वो हॉलमार्क्ड नहीं था, देयर वाज अ रिपोर्ट कि 46% ऑफ द सर्वे में 46% पीपल सेड दैट दे वांट टू बाय गोल्ड बट दे डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस। सो सेम थिंग विद डायमंड, अपने आप में वो प्रोसेस जब तक मैनेज्ड आउट नहीं हो जाएगी, वो इंटायरली सर्टिफाइड नहीं हो जाएगी, तब तक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट रहेगा। बट अगर आप देखिए जैसे गोल्ड है वैसे ही डायमंड, पीपल डोंट माइंड टू पे अ बिट एक्स्ट्रा।
once they know that their money is safeguarded. और रियल प्रैक्टिस देखिए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस ये है, मैं मानती हूँ बैंक नहीं फाइनेंस करता है, बट अगर आप देखिए तो ज्वेलर्स कितना, एक मेरे छोटे लखनऊ के शहर में 5,000 ज्वेलर है, और ज्वेलर अपने आप में एक बैंक होता है, एंड मोस्ट ज्वेलर्स, मोस्ट रेप्यूटेड ज्वेलर्स guarantee back the payment of diamonds, and it is a daily practice. It has happened and it is done also. So women don't mind paying a little bit extra as long as they know कि what they are getting is genuine and certified. नाउ कमिंग टू लैब ग्रोन डायमंड, वो अगर देखें तो वो मैंडेटेड है कि उसमें आपको प्रीफिक्स करना ही है, जितना सर्टिफिकेशन है उसमें आपको मैन मेड, मैन ग्रोन, लैब ग्रोन ऐसा करके कुछ प्रीफिक्स करना मैंडेटरी है. तो जहां ये प्रीफिक्स आया, वो जो एक इमोशनल कन्विक्शन होता है फॉर द बायर, वो चला जाता है. वो अगर आप देखें तो मार्केट साइज इंडिया में, हाँ अगर वर्ल्ड ओवर यूएस में देखें तो शायद 7% तक है, लेकिन इंडिया में देखें तो 1% शेयर भी नहीं है टोटल में लैब ग्रोन डायमंड का इन आर इंड. तो अपने आप में एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक इट इज डूइंग वेल. ऑल्सो जैसे पहले बोला कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुका है, तो अभी अगर किसी को वो ना इधर हियर, ना कि वो जर्कॉन है और ना ही वो बिल्कुल जर्कॉन के जैसा चीप नहीं है और डायमंड के जितना कन्विंसिंग नहीं है. तो आई डोंट थिंक वी आर इन थ्रेट एज अ, यानी यही मानना है कि डायमंड को लेकर कि अगर कंजम्पशन के लिए खरीदना है, आपको शो ऑफ के लिए खरीदना है तो खरीद सकते हैं. इसमें इसको एसेट क्लास के तौर पे नहीं देखो. लैब डायमंड की सबसे दिक्कत ये है कि रीसेल वैल्यू बहुत सारे ज्वेलर्स तो बिल्कुल ही नहीं देते, इसलिए कि कई सारे ज्वेलर्स का मैंने इंटरव्यू खुद किया था, उन्होंने साफ मना किया कि यहाँ पे कोई रीसेल वैल्यू. हालांकि कुछ का मानना था कि हम 70 से 80% देते हैं रीसेल वैल्यू, लेकिन कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो फिर इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है. शुक्रिया आप सभी मेहमानों का. कुणाल जी आपका शुक्रिया, भाविक आपका शुक्रिया, तान्या जी आपका और मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश को और भी खास बनाने के लिए. तो गोल्डन इन्वेस्टमेंट के जो रक्षा सूत्र की जो इस खास पेशकश थी, इसमें फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहे.